नेपाल से वापस आ रहे थे, हनीमून पे गए थे, तो वापसी आते हुए उसी दिन आना था, 8 दिन बाद पहुंचे घर पे। तो वहां पर अंदर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि बाहर इतना बड़ा ये हो जाएगा कांड, बट अंदर तो उन्होंने 2 दिन तो हेड डाउन कराए, तो कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। हाईजैक का नाम ही नहीं सुना था कभी। तो कितने लोग थे? 176 पैसेंजर्स थे उसमें, और क्रू एक्स्ट्रा जो भी थे। हाईजैक करने वाले 5 थे। हाँ जी। उन्होंने बस जैसे ही हम फ्लाइट चली और आधे घंटे बाद ही उन्होंने उठ के बोल दिया कि आपका प्लेन हाईजैक हो गया, हेड्स डाउन कर लो। तो उसके बाद तो जो सीरीज में दिखाया है वैसा ही सब कुछ है। हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त, पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो नेक्स्ट डे जाके पता चला। हमें तो 8 दिन ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाहर यहाँ पर आके, इंडिया आके पता चला कि कंधार में थे हम 8 दिन। और क्या हुआ अमृतसर में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ जो कैप्टन बोलते थे कि अब हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, संभालना, बस यही सुनता था। नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक एप्पल छोटा सा मिला था, बस। इतने दिन में कुछ नहीं खाया। तो किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि माहौल था अंदर का? शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। उसने थोड़ा, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे लोगों को, उसने थोड़ा फ्रेंडली वो क्या कोप अप किया लोगों के साथ। तो वो थोड़े उनसे गाने भी गाता था, अंताक्षरी भी खिलवाता था, उससे थोड़ा बेटर रहा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या मैसेज दे रहा है? हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। जो एक मेन डॉक्टर था उसमें, जिसको डॉक्टर के नाम से बोलते थे, वो बहुत स्पीचेस देता था कि इस्लाम धर्म को अपना लो। जो सीरीज चली हुई है ये हाईजैक वाला, हाँ जी, इसको लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। वो ले रहे थे उस टाइम पे? हाँ, वो भोला शंकर ही बोलते थे। उन्होंने वैसे रखा था उसके लिए, वैसे ही नाम था? कोड नेम होंगे उनके, तो बट भोला शंकर ही थे। ये तो कंट्रोवर्सी में आ गया कि इन्होंने बनाया नाम, बट वो थे, हमने भी सुने हैं। वो बोलते थे भोला इधर आओ, भोला आएगा, शंकर इधर आओ, ऐसे करते थे वो। तो आपने देखी है सीरीज? हाँ जी, हाँ जी, देखी। तो क्या फील हो रहा था? मैं तो मतलब फर्स्ट एपिसोड के बाद तो मैंने बंद कर दी, देख नहीं पाई, बट फिर भी देख ली। तो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है, सब कुछ वैसे ही। बात कीजिए जैसे गवर्नमेंट की, तो किस तरीके प्रशासन, गवर्नमेंट थोड़ा बस अमृतसर में चूक गई। कमांडो अटैक होना चाहिए था, पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती ये नहीं पता, बट होना चाहिए था। तो ये मसूद को नहीं छोड़ा जाता। वैसे में सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या बोला जा सकता है कि प्रशासन उसको अच्छी तरीके से? हाँ, गवर्नमेंट फेलियर तो था, देखिए ये तो, हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे, सब मानते हैं। छूटने के बाद क्या रिएक्शन था? छूटने के बाद हमें तो खुशी थी कि हम तो चलो सेफली आ गए, बट ये था कि अगर उस वक्त ही कर देते तो इंडिया से बाहर ही ना जाते, अमृतसर से बाहर ही ना निकलते। कर देना चाहिए था इनको अटैक। हाँ, उस वक्त फेलियर था। एक्चुअली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो जो मैंने बताया ना, बर्गर थोड़ा फ्रेंडली थे, तो उनको मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरा बर्थडे है, प्लीज आप छोड़ दो। तो उन्होंने प्लेन में ही अनाउंस करके बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो ये उन्होंने मेरे को अपनी जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो गिफ्ट की थी।
फिर उन्होंने लास्ट डे जब उन्होंने बोला ना कि अब हम आप जा रहे हैं, आपकी मांगे पूरी हो गई, फिर मैंने उनके लिए थे ऑटोग्राफ, तो ये उन्होंने लिया था। टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड बर्गर। एंड ये डॉक्टर जो थे उनका भी लिया था मैंने, ये लास्ट डे पे लिया था 30th को, जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। ये हाँ ये टिकट्स हैं मैंने, सॉरी पहले ऐसी टिकट्स होती थी, तो ये मैंने टिकट्स भी संभाल के रखी हैं। जब इन टिकट्स को देखते हो तो क्या कुछ वो सारा कंप्लीट हो जाता है? सच में देख ही नहीं पाती थी शुरू में, तो ये तो अब दोबारा से रिलीव हो गया। ये बोर्डिंग पास थे, सीट नंबर भी हैं, कितना सीट नंबर? 21A 21B। हाँ ये लास्ट डे हमें वहां पे पेप्सी दी गई थी, बट हिम्मत ही नहीं थी पीने की, तो पी नहीं, ये बंद ही थी। ऐसे कि ऐसे ही मैं घर ले आई थी, कुछ भी नहीं। तो सभी लोगों को एक जैसा खाना मिल रहा था, जैसे कि तीनों हैं जो- ये तो लास्ट डे जब वो चले गए थे उसके बाद दिया था उन्होंने। उसके बाद तो एक्चुअली वहां पर तो वेज था नहीं कुछ, तो हमने ऊंट का पता नहीं क्या आया था वो भी खाया था, क्योंकि इतनी 8 दिन से भूख लग रही थी, वो भी खाना पड़ा था। क्या था उसको क्या बोलते? पता नहीं वो इतनी बड़ी सी रोटी थी, क्या था मुझे नहीं पता, बट हमने वेज था नॉन वेज था, वो भी खाना पड़ा क्योंकि भूख लग रही थी। इस मूवी में जो दिखाया गया वो रियल है? हाँ वो सब रियल है, बिल्कुल रियल है। नहीं इतनी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है आप एक एंटरटेनमेंट है उसकी इससे देखिए, बट नाम तो मैं भी बोलती हूँ कि नाम उन्होंने वही रखे थे और वही बोल रहे हैं उसमें। ये आप अभी क्या मैसेज देना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ कि उसको एंटरटेनमेंट के उससे लीजिए, सारे जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब ट्रू स्टोरी पे है तो वो ट्रू ही दिखाएंगे ना। सिक्योरिटी पर्पज से गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो हो गई है सिक्योरिटी, उस टाइम नहीं थी, नेपाल में तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट पहले डिले थी, हम बाहर घूम के भी आ गए, उसके बाद हमारी भी चेकिंग नहीं हुई, तो उनकी क्या हुई होगी। आपके साथ और कौन कौन आपके फैमिली मेंबर उस टाइम में? मेरे हस्बैंड थे, हम हनीमून से आ रहे थे एक्चुअली। हाँ जी, उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरह के थे? वो थोड़े कह लो, मैं थोड़ी बोल्ड थी, वो नहीं है। हम मतलब डरे तो हम थे ही, 2 दिन स्टार्टिंग में तो बहुत डरे थे कि पता नहीं हो क्या रहा है, ये कब जाएंगे क्या नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि टाइम लग सकता है, फिर कैप्टन आके बताते थे हमें कि आप इनकी बातें मानते रहें, इनसे कोऑपरेट करें तो सब ठीक हो जाए। कॉन्टेक्ट में हो पा रहा था? नहीं कुछ नहीं। फैमिली को टेंशन थी? फैमिली को तो पता भी नहीं था कि हम नेपाल गए हैं। हाँ जी, नहीं हम नहीं बता के गए थे। उनको तो मतलब आने के बाद ही पता चला सारी स्टोरी? हाँ वो न्यूज में नाम तो आ गया, जैसे कि हाईजैक में नाम था, तो वो सबको पता चल गया। वो सारी कटिंग्स में सब कुछ बना तो घर के वालों का कैसे reaction? आके तो हमारा इतना वीआईपी वेलकम हुआ कि सच में दूसरा जन्म लेके आए थे हम, तो बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था, जैसे दूसरी शादी दोबारा से हुई। 1999 में भारतीय विमान हाईजैकिंग पर बनी वेब सीरीज IC-814 रिलीज होते ही सवालों के घेरे में आ गई। इस बीच उस समय के भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के तत्कालीन प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत ने IC-814 विमान हाईजैक को लेकर कई ऐसे बातें बताईं जो आज के पहले किसी ने नहीं सुनी। हाईजैक होने के बाद भी भारतीय विमान 50 मिनट तक भारतीय जमीन पर था। फिर भी भारतीय खुफिया एजेंसी, पंजाब पुलिस बलों सहित कोई भी इस विमान को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर सका। इस पर जब अमरजीत सिंह दुलत से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उस समय निर्णय लेने में हमने कई गलतियां की। आगे उन्होंने कहा कि एक बार जब विमान अमृतसर से उतरा तो हमारे पास यह सुनिश्चित करने का अवसर था कि यह भारतीय क्षेत्र से बाहर न जाए, लेकिन जब अमृतसर से विमान निकल गया तो आतंकियों के साथ डील करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। हमने परिस्थितियों के अनुसार एक अच्छा डील किया था। निर्णय लेने में हमसे कई बार गलतियां हुई थी और यह बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं। जब यह घटना घटी थी तब भी कहा था कि अमृतसर में हमसे एक बड़ी गलती हो गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जगह कोई और भी उस समय होता तो वो उनसे ज्यादा कमजोर ही दिखाई देता। इसके अलावा पूर्व रॉ चीफ की बात उस समय की तत्कालीन पंजाब के डीजीपी से भी हुई थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कहा कि मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता और पंजाब के सीएम का भी कहना है कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC-814 को तालिबान आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए निकली थी, जिसमें यात्रियों के साथ 5 आतंकी भी शामिल थे। यह विमान जैसे ही भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करने का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि IC-814 विमान भारतीय क्षेत्र अमृतसर में ईंधन भरने के लिए 50 मिनट तक रुका था। इसके बावजूद आतंकवादियों के चंगुल से इस विमान को आज़ादी नहीं दिलाई जा सकी। अमृतसर से विमान जाने दिया गया। इस पर बात करते हुए दुलत ने कहा कि हम सभी वहां थे और हमें फैसला लेना चाहिए था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इतने सालों के बाद यह उचित नहीं है। मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना कोई और। आतंकियों ने भारतीय विमान के बदले भारत सरकार को उमर शेख, मुश्ताक जरगर और मौलाना असूद अजहर जैसे आतंकियों के साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी और भारत सरकार को उनकी यह मांग माननी पड़ी थी। आपको यह भी बता दें, IC-814 के हाईजैकिंग में ISI की भूमिका थी। दुलत ने कहा कि भारतीय विमान के हाईजैकिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भी हाथ था। मेरा स्ट्रांग ओपिनियन है कि जो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जो आई थिंक उसको उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी हैंड करते थे, और उसमें जो भी हैं, जो भी बहुत सारे ऑफिसर्स, जो भी टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है इंडिया की, उनका रिएक्शन वाज वेरी स्लो। सिंपल थिंग जो वहां उस वक्त करने की जरूरत थी, ब्लॉक द रनवे ऑफ अमृतसर एयरपोर्ट। अगर वो छोटा सा ये काम था कि उस वक्त या तो वो जो लोकल ऑफिसर थे वहां पर अमृतसर में, दे शुड हैव डन इट विदाउट वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स। कई लोगों का ये तर्क आता है कि जो टायर्स हैं विमान के, उस पर अगर शार्प शूटर या स्नाइपर शूटर के जरिए फायर किया जाता तो विमान वहां से उड़ ही नहीं पाता, और एक बार अमृतसर से विमान चला गया तो फिर हमारे हाथ से जो पूरा खेल है वो निकल गया। ठीक, ये भी व्यू पॉइंट है। टायरों पर गोली मार दी, लेकिन उसमें एक एप्रीहेंशन ये रहती थी कि जब आप गोली मारोगे, जो अंदर टेररिस्ट हैं वो आपके सिविलियंस को भी मार देंगे। हाँ, उससे ज्यादा इसमें उनको पता चल जाता जब गोली चलती। उससे सिंपल तरीका था, ब्लॉक द रनवे, और इनको पता भी नहीं चलना था। अगर ब्लॉक किया होता तो जहाज उड़ नहीं सकता, और अगर वो जहाज अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करता और कंधार नहीं जाता, द होल सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। तो आई थिंक द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको ये डिसीजन लेना चाहिए था, दे वर स्लो इन देयर रिएक्शन। और जब तक वो ये सारा मिलते और ये सारा डिसाइड करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। या जो लोकल ऑफिसर थे वहां अमृतसर में, they should have taken the risk in the national interest, not waiting for crisis management group to respond, on their own decision ले लेते और इसको ब्लॉक कर देते, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फैसला लेने में देरी हुई, विफलता हुई? That is typical of Indian bureaucracy, and I would blame them only, because ये सारा उनकी नालायकी की वजह से हुआ। और I think they need, or they owe an explanation to the nation. अच्छा डॉक्टर SP वैद, उस समय जो फिर वार्ता हुई आतंकवादियों के साथ, जो निगोशिएशंस चली, बाद में इसी चीज पर जो है सहमति बनी कि जो 3 खूंखार आतंकवादी हमारी जेलों में यहाँ बंद थे, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक ये लटरम और साथ ही में उमर शेख, इन तीनों को छोड़ दिया गया। और जो सबसे खूंखार इनमें आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, जो कि यहाँ जम्मू की ही कोट बलवाल जेल में उस समय बंद था। डॉक्टर SP वैद, क्योंकि आप उस समय तत्कालीन SSP थे जम्मू के, अगर DIG थे जम्मू के, कई बार मौलाना मसूद अजहर ने षड्यंत्र रचा था जेल से भागने का। एक बार तो टनल भी खोदी गई थी। तो अगर ऐसे इनपुट्स थे कि इसको जेल से भगाने का कोई प्लान बन रहा है, षड्यंत्र बन रहा है, तो उस पर वर्कआउट किया गया, क्या उस पर हुआ, आप जरा बताइए। देखिए, ये तीनों जो टेररिस्ट थे, तीनों खूनखार टेररिस्ट थे, और सबसे ऊपर तो मौलाना अजहर मसूद था।
जो कोट बलवाल जेल में था, उमर शेख ऑल्सो वेरी डेंजरस, एंड मुशार अकरम आप जानते हैं डाउनटाउन का श्रीनगर का बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था। अजहर मसूद चूंकि यहाँ था, उसको बचाने के लिए बहुत सारे कोशिशें हुई। एक बार 7 टेररिस्ट का ग्रुप कानाचक के इलाके से इन्फिल्ट्रेट हुआ विद द इंटेंशन टू अटैक कोट बलवाल जेल और इसको छुड़ाने के लिए, इसके साथ बाकी जो लोग थे। और हाईली प्रोटेक्टेड जेल है ये, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन पहले मिल गई बिफोर दे कुड रीच द जेल, और हमने 7 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया इससे पहले कि वो कोटवाल जेल पहुंचते। इसी तरह टनल निकालने की कोशिश की। तो जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, क्योंकि इसको ISI वाज डेस्परेट टू गेट हिम बैक टू पाकिस्तान। तो फिर अगर ये सब कुछ हो रहा था, तो आपको क्या लगता है केंद्रीय स्तर पर, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि इसको यहां से निकाल लेते, कहीं और किसी जेल में ले जाते, पूरा उसको सीक्रेसी रखा जाता, ये सब क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो, ये डिसीजन होना चाहिए था और उसको कोट बलवाल में रखा गया। पहले तो ऐसे खूनखार टेररिस्ट को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहिए। मेरा तो व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं इसी पर आता हूं डॉक्टर SP वैद, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि उस समय आप जम्मू के तब के तत्कालीन DIG थे, जब सरकार ने ये फैसला ले लिया कि इन 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना है, क्योंकि फिर सरकार का जब आदेश आता है, वो तो आपको भी आया होगा कि यहाँ जम्मू की कोट बलवाल जेल में ये जो खूंखार आतंकवादी है मौलाना मसूद अजहर, इसको छोड़ना है। और चूंकि आप DIG थे, आपको स्वयं भी वहां जाना था, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि एक पुलिस अफसर के नाते, क्योंकि आपने कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद से जंग लड़ी है, मन में क्या चल रहा था आप? बहुत बुरा। मुझे मालूम था कि ये बाहर निकलेगा, ये हजारों को मारेगा। और ये मैंने बात अपने उस वक्त के जो सीनियर लोग थे उनको कहा कि इसको छोड़ना मीन्स हजारों की मौत, और वही हुआ। इसने जाकर जैश मोहम्मद बनाई, उस जैश मोहम्मद ने संसद पर अटैक किया, और उस तरह के बहुत सारे, हमारी असेंबली पर अटैक किया, बहुत सारे सुइसाइडल अटैक मिशन इसने लॉन्च किए, और कितने लोगों की जानें गई इसमें। तो वो ऐसा टेररिस्ट छोड़ना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन जिस तरह का उस वक्त माहौल था, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया। जो लोग हाईजैक्ड प्लेन में थे, उनके रिश्तेदारों ने पूरे कंट्री में बवाल मचाया, और आपके मीडिया साथियों ने उसको बार बार हाईलाइट किया, दुनिया को दिखाया। आपको क्या लगता है डॉक्टर वैद, जो उस समय सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था या गलत था? क्योंकि उसमें जैसे आपने कहा कि दबाव भी पड़ रहा था सरकार पे कि वो किसी तरह निगोशिएट करके जो यात्री हैं उनको वापस छुड़ा लें। क्या लगता है आप? देखो, अभी कहना बहुत आसान है। मैं आज आप मेरे से पूछोगे तो जिस तरह इसराइल कंप्रोमाइज नहीं करता है हाईजैकर से, आइडियली तो वैसा होना चाहिए। लेकिन क्या आपके लोग आपके साथ हैं? अगर आपके लोगों के जो जिनके रिश्तेदार वहां थे, अगर वो इतना बवाल मचा रहे थे, और सरकार जो आपकी अपोजिशन पार्टीज थी, जो बाकी थे, सरकार को इतना प्रेशर पे लाया, और अल्टीमेटली वो कंधार में चला गया। क्या लगता है देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी? बहुत बड़ी कीमत। मैं कहता हूं देश के लिए इससे लोएस्ट एब नहीं हो सकता। सबसे शर्मनाक घड़ी थी वो भारत की। आज भारत ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अगर आज ही सिचुएशन हो, भारत वहां जाके अटैक करेगा। लेकिन उस वक्त किन परिस्थितियों में ऐसा फैसला नहीं लिया गया, मैं बहुत जूनियर अफसर हूं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं इजराइल जैसा रिस्पांस होना चाहिए था उस वक्त। अच्छा डॉक्टर SP वैद, जैसे कि मैंने कहा कि जब केंद्र सरकार से आदेश आ गया कि ये जो तीनों खूंखार आतंकवादी हैं इनको जेल से छुड़ाना है और इनको अफगानिस्तान कंधार पहुंचाना है, क्योंकि आप तब तत्कालीन DIG थे यहाँ जम्मू के, तो आप स्वयं जेल गए थे, पूरा उस प्रकरण के बारे में बताइए कि क्या हुआ था।
मुझे बुलाया गया पुलिस हेडक्वार्टर में और उस वक्त के पुलिस चीफ ने कहा कि आपके लिए एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैंने कहा आदेश करिए। उन्होंने कहा आप जाइए कोट बलवाल जेल में, इस तरह से ये अजहर मसूद है वहाँ, उसको निकालना है, उसको अपने कस्टडी में लेना है, उसके बाद सुरक्षित लेकर उसको टेक्निकल एयरपोर्ट में स्पेशल प्लेन दिल्ली से आ रहा है, उधर जाके उसको हैंड ओवर करना है और वहाँ सीनियर अफसर को दिल्ली से आ रहे हैं उनको हवाले करना है। वो जो मैंने किया। जब आप जेल गए तो वहां पर क्या बातचीत हुई? कोई खास बात नहीं हुई। मैंने सुपरटेंडेंट को कहा दीज आर द ऑर्डर्स, आप इसको लेके आइए। उन्होंने लाया और ये रेसिस्ट कर रहा था मुंह ढकने के लिए, लेकिन मैंने इसको हड़काया और कांस्टेबल्स को जब इंस्ट्रक्शन दी कि इसको जल्दी से मंकी कैप बनाइए, मुंह ढकिए, इसका दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर मीडिया जो कोट बलवाल जेल के बाद बहुत लाइन लगी थी मीडिया की, दुनिया भर का मीडिया था और वो पूरा मुझे 15-20 किलोमीटर टेक्निकल एयरपोर्ट तक फॉलो करते रहे, तो इसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। वो मैंने इंश्योर किया। तो इसने रेसिस्ट किया था लेकिन हमने माना नहीं और इसको जबरदस्ती मुर्गा बनाकर डाला। बातचीत क्या हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी? अरे बहुत शातिर टेररिस्ट है, आप आंखें दिखाता था, लेकिन हम ऐसी जो फीकी भभकियां उनको मारने वाले हैं नहीं। उसको उधर ही जो भी हड़काना था हड़काया और हाथ बंद किए, अब मुंह पे वो डाला और इसको जिप्सी के पीछे डाल दिया। डॉक्टर एसपी वैद्य, चूंकि आप वो अफसर हैं जिन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला किया है कश्मीर घाटी में, ये तो उस समय आपके मनोस्थिति क्या थी? आपको तो खून खोल रहा होगा कि एक ऐसा खूंखार आदमी। बिल्कुल, सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इससे एम्बैरेसिंग सिचुएशन कंट्री अब एक आदमी की जिंदगी में नहीं हो सकती। फॉर एनी पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली मी, एनी पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, जिनको मालूम है कि कितनी कुर्बानियों के बाद इतने खूंखार टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या हमारे, वो 100 के बराबर है। तो ऐसे आदमी को जो इतना रेडिकलाइज्ड है, वो हजारों की मौत के लिए जिम्मेवार बनेगा। तो ऐसे आदमी को छोड़ना तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ देश के लिए सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और हर फोर्स के और सिक्योरिटी फोर्स के या पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जो इस जंग में जूझे हुए हैं, उनके लिए बहुत दुखदायी का ये इंसिडेंट था। डॉक्टर एसपी वैद्य, चूंकि उस समय आदेश थे ऐसे सरकार के कि उसको छोड़ना है, लेकिन आपका मन क्या कहता था? अगर आपके मन पर छोड़ देते उस समय, अगर आप अपने मन की आवाज सुनते? गला दबा दो, इसको ऐसे आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत मतलब आपके मन में ये थॉट आया, ये ख्याल आया कि इसको जाने नहीं दूं मैं? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ये देश के बाहर गया तो ये बर्बादी करेगा और वही हुआ। आपके मन में ये थॉट चल रहा था कि आप इसको मार देंगे? किसी के भी मन में ऐसा आएगा जो इस लड़ाई में है। लेकिन उस समय चूंकि आदेश सरकार का ऐसा था, तो आप कहीं ना कहीं अपने दायित्व और उसमें फंसे हुए। हाँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। किसी पल में ऐसा थॉट आया कि नहीं, आप कोई परवाह नहीं करते आदेश की, आप इसको मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानना ड्यूटी बाउंड है और वो आदेश इलेक्टेड गवर्नमेंट का लीगलाइज्ड ऑर्डर था। लेकिन ये विचार भी आपके मन में आया कि इसको जाने नहीं देना? आपको लगा कि काश मेरे तक होता तो मैं इसको मार देता? वो कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी फोर्स का आदमी यही सोचता। जब आपने टेक्निकल एयरपोर्ट पर उस आतंकवादी को वहां छोड़ा,
फिर मनोदशा क्या थी? क्योंकि इतने दिन तक ये पूरा प्रकरण चलता रहा, तो आपकी मनोस्थिति क्या थी फिर? क्योंकि आपने जैसा कहा कि काफी कठिन होता है किसी बहादुर पुलिस अफसर के लिए ये सब देखना। बहुत डिफिकल्ट होता है, और खैर वो हैंड ओवर कर दिया गया उन जो आए थे उनके हवाले, और फिर उसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिपोर्टली कंधार गए इनको लेके, और वो उसको तीनों को एक्सचेंज किया वहाँ, और जो वहाँ हाईजैक प्लेन था उसको लाया। डॉक्टर एसपी वैद, मुझे एक चीज बताइए कि जो उस समय, जैसे कि आपने कहा कि हमारे मंत्री जसवंत सिंह जी कंधार गए, क्या वो फैसला सही था कि उनको जाना चाहिए था वहाँ? आई थिंक मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, भारत के लिए इट वाज मोस्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन, और मैं नहीं चाहता, भगवान करे मेरे देश को ऐसा दोबारा देखना पड़े, ऐसी घड़ी। उस पूरे देश की गर्दन झुक गई। जो भारत आज एक सुपर पावर बनने वाला है, उस बनने के रास्ते में, तो ऐसे देश के लिए इस तरह से घुटने टेक कर टेररिस्ट, खूंखार टेररिस्टों को हैंड ओवर करना, और फिर मंत्री को वहाँ जाना, मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें, मैं समझता हूँ भारत के लिए सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट था वो। चूंकि आप उस समय तत्कालीन डीआईजी थे यहाँ जम्मू में, तो मुझे एक चीज बताइए कि चूंकि आपकी अलग अलग पुलिस अफसरों से भी बात होती होगी, मोराल तो काफी कम हो गया होगा, मनोबल गिर गया होगा उस समय सुरक्षा बलों का? सभी का, सभी पुलिस अफसर, सभी पैरामिलिट्री आर्मी, सभी को बहुत बुरा लगा, और बहुत सबके लिए एक बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा था इस नेटफ्लिक्स सीरीज को लेके। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैसे इस सीरीज में प्रोजेक्ट किया है कि ये जो टेररिस्ट, 5 टेररिस्ट थे जिन्होंने हाईजैकिंग की कंधार में ले गए जहाज़ को, इन भारत के IC-814 को, तो वो एक तो इसके पीछे जो एजेंसी थी ISI पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उसका इस नेटफ्लिक्स सीरीज में कोई प्रॉपरली मेंशन नहीं है। जो मैंने सुना, मैंने तो खुद देखी नहीं है, लेकिन जो मैं लोगों से कमेंट से देख रहा था। दूसरा, जो इसके पीछे सारा करने वाला था एजेंसी ISI और पाकिस्तान, एक तो उनका मेंशन प्रॉपरली नहीं है। दूसरा, ये ऐसे दिखता है जो टेररिस्ट हैं उनको भोला, शंकर, इस तरह के नाम जो उनके हो सकता है कोड नेम हो, और टेररिस्ट कई बार कोड नेम हिंदू नाम रखते हैं। ये पहले भी हमने देखा, बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लोकल रखे जाते हैं ताकि दुनिया को मिसलीड किया जाए कि ये सब करने वाले हिंदू हैं। आप देखें, इवन जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें जो पकड़ा गया था, क्या नाम था उसका, जिसको जिंदा पकड़ा बाद में, कसाब अगर पकड़ा नहीं जाता तो ISI की कोशिश थी दिखाने के लिए कि ये सारे अटैक करने, मुंबई अटैक कर जो थे वो भी हिंदू थे। तो ये इनकी हमेशा कोशिश रही है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स सीरीज बना रहा है उसका मिस्टर झा का फर्ज बनता था दिखाना कि इसके पीछे कौन है, और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ISI स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, और ये इन्होंने जानबूझ के हिंदू कोड नेम रखे हैं, भोला और शंकर, जो हमारे भगवान शंकर जी का के नाम भी हैं। तो उस पे नेचुरली भारत के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो लगता है, उनको लगता है कि एक गलत मैसेज आ रहा है। आज से 10, 12, 20 साल के बाद जो लोग देखेंगे वो समझेंगे कि ये हाईजैकिंग जो है वो हिंदुओं ने करवाई है, इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान ISI नहीं है, इसके पीछे उनकी डीप स्टेट नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये गलत मैसेज आता है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया INB मिनिस्ट्री ने, इनको कल बुलाया था और इनको कहा गया है कि करेक्ट किया जाए, वरना अगर ये नहीं करते हैं तो इसको बैन करना चाहिए। जब हाईजैक हुआ तो हम सब इकट्ठे ही थे उसमें, ऑफिसर्स जो थे,
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में 5-6 ऑफिसर थे हम, तो सबने देखा जो कुछ हो रहा है, और अटल जी को अगर कमज़ोर दिखाया गया तो वो भी गलत है। सवाल यह है कि अगर आपने देखा हो और सीरीज़ या इसका किस्सा सुना हो, तो जब हाईजैक हुआ, ये जहाज़ काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, जब इसको हाईजैक किया गया और फिर कैप्टन देवी शरण इसको होशियारी से अमृतसर ले गया। अब सारा दारोमदार तो अमृतसर में था कि ये जब जहाज़ अमृतसर आ गया तो फिर हमने इसको क्यों जाने दिया आगे। एक बार जब जहाज़ अमृतसर से निकल गया, उसके बाद वो लाहौर गया, फिर दुबई गया, फिर अल्टीमेटली कंधार गया, तो सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। और अगर कोई कहता है कि अटल जी कमज़ोर थे, तो जो भी होता उनकी जगह वो उनसे ज़्यादा ही कमज़ोर दिखता, मैं समझता हूँ। लेकिन गलती तो हुई। दिल्ली वाले कहते हैं कि पंजाब पुलिस की गलती है, पंजाब पुलिस कहता है कि दिल्ली की गलती है। और मैं तो दिल्ली में मौजूद था, मैं समझता हूँ ज़्यादा गलती दिल्ली की थी, पंजाब पुलिस की इतनी गलती नहीं थी उसमें, क्योंकि पंजाब के डीजी साहब ने कहा था कि हमारे पास कमांडो हैं और हमारे कमांडो तैयार हो सकते हैं और हम रेड कर सकते हैं। पर इस हमले में कितने लोग मरेंगे, क्या इसका नुकसान होगा, वो मैं नहीं गारंटी कर सकता। तो अब डीजी साहब का कहना है कि उनके चीफ मिनिस्टर जो थे प्रकाश सिंह बादल, वो उस दिन अपने गांव में थे, तो उन्होंने डीजी को कहा कि मैं कोई खून खराबा नहीं देखना चाहता हूं अमृतसर में। तो ये तो थी हिदायत चीफ मिनिस्टर साहब की। दिल्ली ने कोई फ़ैसला किया नहीं, दिल्ली दिल्ली करता रहा कि भाई हाँ इसको देख लो, लेकिन कुछ खून खराबा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बाउज़र खड़ा कर दो, आप टायर पंक्चर कर दो, इस तरह की बातें चलती रही। पर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन दिल्ली ने नहीं दिया उस शाम को या रात को। कमज़ोरी मतलब कोई फ़ैसला नहीं ले सका ना। मैं तो मौजूद था वहाँ, मैं भी कहता हूँ मेरी भी गलती है, लेकिन हम 5-6 थे वहाँ, तो किसको फ़ैसला लेना था, कैसे लेना था, इसमें गलती हुई, कमज़ोरी हुई, हमने नहीं लिया फ़ैसला जो शायद लिया जा सकता था। कि अगर यह हिदायत होती भी डीजी पंजाब को कि भाई जैसे भी है आप जहाज़ को नहीं जाने देंगे, इतनी क्लैरिटी से किसी ने कुछ कहा नहीं। जो कहा गया यही है कि भाई आप देख लो, इसको ज़रा देखो, आपके पास कमांडो हैं। उसने कहा हाँ हैं, तो ये हो सकता है। उसने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब कितने लोग मरेंगे ये मैं गारंटी नहीं कर सकता। वो मरने के नाम से सब डरते थे कि भाई अब लोग नहीं मरने। इनिशियली इन लोगों ने हमें बहुत प्रोवोक करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तो हॉलीडे पे है, क्रिसमस पार्टी हो रही हैं, ये है वो है। क्योंकि 24 की रात को हुआ था, 25 को कोई एक्शन नहीं हुआ, 26 को भी नहीं हुआ। अब चक्कर ये होता है कि आप एक अनबायस्ड वे से देखिए, या अपने आप को डिटैच करके मैं देखूं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली कोई। और उन दोनों ऑफ कोर्स सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस इतने एडवांस नहीं थे, अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन इज अ लॉट बेटर। कि तो 27 को यानी मंडे को वो रिलीफ टीम आई थी। अब उस रिलीफ टीम में इतने टॉप ऑफिशियल्स थे, डोगल साहब थे, काटजू साहब थे, एक मिस्टर सांधु भी थे, और अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, दो एक कमांडोज थे, डॉक्टर्स और नर्सेस थे, इतने सारे, पूरी टीम आई थी। इंडियन एयरलाइंस का एक पूरा रिलीफ टीम आई हुई थी उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये चीज़ें जैसा भी कहो हुई तो थी ना। आई मीन यू कुड से कि अच्छा एक दिन का डिले हो गया, 25 को ही हो जाना चाहिए था। पर रिस्पॉन्स भी देखना पड़ता है, आफ्टर ऑल आपके गर्दन पे बंदूक रखी है उन्होंने। इंडिया इज अ माइटी नेशन। तो यू या तो ना भी तुम इसराइल की तरह यू परमानेंटली रेडी टू स्विंग इनटू एक्शन, वो तो नहीं था। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं नहीं कहता जैसे अमृतसर पे डेफिनेटली कुछ होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ उसके तो और बहुत सारे पहलू हैं, उसको बहुत सारा डिस्कस भी किया गया है। मेरे कुछ टिप्पणी करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। पर बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं है कि हो इट वाज सो। अब जैसे
क्षमा चाहता हूँ कि जसवंत सिंह जी का वहाँ जाना, इट्स बहुत आसान है क्रिटिसाइज कर देना कि वो खुद लेके गए, उनका ये कर गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे, और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी थिंकिंग कितनी मैटर करती कि नहीं करते, पर अगर सिंह साहब नहीं जाते, अब ये वो बंदे छुड़वा लेते, और फिर वो कहते नहीं हमें और फ्रेश डिमांड है, तो तुम क्या कर लेते वहाँ? एटलीस्ट उनके जाने से कुछ आंख की शर्म हुई, कुछ उनको हुआ कि भाई हाँ, हमें इंडिया के थोड़ा फेवरेबल इंप्रेशन मिलेगा तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। तो वो चीजें भी तो है ना। शर्मनाक बात तो थी उन तीनों का छोड़े जाना, उसके बाद इंडिया ने कितना बड़ा प्राइस पे किया है। हम जानते हैं वो अटैक्स हुए हैं, जैश ए मोहम्मद है, दुनिया भर के कारनामे उन लोगों ने किए हैं। वो तो एक सिलसिला है जो चलता ही रहेगा हमारे पड़ोसी देश से। उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, अच्छा किया, बट डिड दे हैव अ चॉइस? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब विद द पावर ऑफ द इंटरनेट, द डिजिटल न्यूज़पेपर्स प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ चुके हैं। अब ऐसे उनके कहने से कि जो अनुपम सिन्हा जी ने वो खुश हो गए, देखो इतना व्यूअरशिप बढ़ रही है, बात वहां पे नहीं जाके रुकती। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, एंड इट शुड हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों हुआ? विल दे कम अप विद, हमारे क्या होता है सिस्टम, अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देता है, वो इतना बड़ा आ जाएगा। जब डिस्क्लेमर को इतना सा छोटा सा हो गया, मैं आई एम सॉरी, वी रिग्रेट एंड ऑल दैट, तो द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। फिर भी ये फैक्ट है कि इस तरह तो अगर कोई भी कुछ ना कहता, हमारे कोई प्रोटेस्ट ना होती, हम सब डिसेंट इंडियंस की तरह बैठे रहते, तो कल को कुछ साल बाद तो लोगों को ये पता भी नहीं होना था कि भोला और शंकर उनके असली नाम क्या थे। अच्छा लगता है कि इंडियन पब्लिक इज वेरी अवेयर एट द मोमेंट। हम वो अच्छा बुरा सब कुछ दोनों होता है, पर एटलीस्ट पहले की तरह वो तो नहीं कि दब्बू बन के बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। एंड ऑल्सो एक हमारे एविएशन के एक्सपर्ट हैं संजय लजार, उन्होंने बोला था कि डिस्क्लेमर इतना छोटा सा है, इट्स नॉट इवन विजिबल। आपने कहा जी बेस्ड ऑन डिशन बुक, वो डिशन आज खुद उसका, अब वो कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, अभी मेरे को पता नहीं है, मेरे को बताया गया कि उन्होंने कहा कि जो प्लम्बिंग वाला इंसिडेंट था वो गलत शो किया गया है। तो अपना वही चीज़ है ना कि प्रेशर इनके ऊपर डालना बहुत ज़रूरी था कि कहा जाए, ताकि आगे को भी कुछ हो। मैं तो कहता हूँ वैसे इट्स हाई टाइम कि सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कोई सेंसर बोर्ड है, वो तो चलो बड़ी चीज़ है, पर कोई ना कुछ एक एक डिवीजन होनी चाहिए जो इनके साथ वो कर सके। इससे पहले भी बहुत सारी सीरीज में दिखाया गया है कि जैसे सोसाइटी में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, दोनों तरफ के। मैं कहता हूँ मतलब किसी भी साइड के वो हों, उनको एक उनको ऊपर एक कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए कि एग्जैजरेट ना कर सके, प्रोवोक ना कर सके। दे शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू undermining the peace of the country.